Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will explain the next topic of Unit 1, some basic concepts of chemistry of grade 11, that is concentration of solution and the different ways in which we can express the concentration of solution. Students, it is a very important topic, so please watch the video carefully and try to understand all the concepts. Students, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर आपने लोअर क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। एक्चुअली इसके अंदर जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम यही देख लेते हैं कि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन के बनने के लिए कम से कम उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट जो एक्सेस में होता है और एक सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है। अगर तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है। और अगर सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ये सब आपने 10th में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बताते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट बता रहे हैं कि अगर सॉल्यूट के अमाउंट कम है तो वही इसका मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमें सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की नोन अमाउंट दे दें, गिवन अमाउंट गिवन हो, और उसमें कितना सॉल्यूट होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन सिंपली टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, अब देर आर सो मैनी वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट को शो करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम उन सभी जितने भी वेज हैं, जितने भी हम मेथड्स हैं, उन सबको हम देखेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है परसेंटेज। स्टूडेंट्स, परसेंटेज तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है जो आपने लोअर क्लासेस में, क्या हम लोग पूछते हैं कि आपके मैथ्स में कितनी परसेंटेज बनी है, 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं आपके, ये सब बातें तो कॉमन बात है। तो अगर आपसे मैथ्स की परसेंटेज पूछी जाए, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आउट ऑफ 100 आपके मैथ्स में कितने नंबर आए, वो आपकी मैथ्स की क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी। इन द सेम वे यहाँ पर स्टूडेंट्स दो ही चीज़ों की बात होगी, एक होगी सॉल्यूट की और एक होगी सॉल्वेंट की। तो अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर हम 100 सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो उसमें सॉल्यूट कितना है, वो उसकी क्या कहलाएगी, परसेंटेज। अब देखो स्टूडेंट्स, परसेंटेज दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होती है परसेंटेज बाय मास और एक होती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ऑब्वियसली परसेंटेज बाय मास में हम मासेस लेंगे, और अगर हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम वॉल्यूम्स लेंगे। किसके स्टूडेंट्स? परसेंटेज में दो चीज़ की बात होगी स्टूडेंट, एक होगी सॉल्यूट की और एक बात होगी सॉल्यूशन की। और यहाँ हम दो तरह के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स, कि सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्यूशन है, और दूसरे केस में सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही कौन सी फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में है। इन दो तरह के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे, और दोनों में को ही हम परसेंटेज बाय मास के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज बाय वॉल्यूम की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं।
अगर हमको इसको इजीली लर्न करना है स्टूडेंट्स, तो आप इसी तरीके से याद करना कि पहला हमने जो ये एक टेबल बनाई है, उस टेबल में हमने पहला कॉलम बनाया सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन का, और सेकंड कॉलम परसेंटेज बाय मास का, और थर्ड कॉलम है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड दो आपके कॉलम बन गए। अब अगर तो स्टूडेंट्स हम परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं, तो चाहे तो सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो, चाहे लिक्विड लिक्विड में डिज़ोल्व हो, हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास लेंगे, और मास को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, W से। यानी सॉल्यूट का भी मास होगा और सॉल्यूशन का भी मास होगा। W बाय W का क्या मतलब है, जो ऊपर W है वो सॉल्यूट का मास है, और नीचे जो W है वो सॉल्यूशन का मास है। ठीक है। और अगर हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दो केसेस हैं। अगर तो सॉलिड लिक्विड में घुला हुआ है, तब तो हम इसको शो करेंगे W बाय V से, जिसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि सॉल्यूट का तो हम क्या लेंगे, मास, और जो सॉल्यूशन होगा उसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। ठीक। और अगर हम लिक्विड इन लिक्विड लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में स्टूडेंट्स जो सॉल्यूट है उसका भी क्या लेंगे हम, वॉल्यूम, और जो सॉल्यूशन है उसका भी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो हमें इसको याद कैसे करना है स्टूडेंट्स, W बाय W, W बाय W, W बाय V एंड V बाय V, ऐसे हमारे कॉलम बनेंगे। पहले S इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड है, फिर लिक्विड इन लिक्विड है। इस तरह से आपकी टेबल बनेगी स्टूडेंट्स। अब हम इन तीनों केसेस को देखो स्टूडेंट्स, तीन केस कौन कौन से हुए हमारे यहाँ पे, तीन केस हुए हमारा। एक तो W बाय W का केस, दूसरा केस हुआ W बाय V का, और तीसरा केस हमारा हुआ V बाय V का। इन तीनों ही केसेस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि परसेंटेज बाय मास, यानी W बाय W। W बाय W में मैंने आपको बताया कि ऊपर किसका मास होगा, सॉल्यूट का, नीचे किसका मास होगा, सॉल्यूशन का, और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैथ्स की परसेंटेज निकालनी है तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके 100 में से मैथ्स में कितने नंबर आएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। सेकेंड केस में आएगा स्टूडेंट्स W बाय V। W बाय V ऑब्वियसली ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाइड विद 100 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास किस में लेंगे, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ वॉल्यूम लेंगे तो किस में लेंगे, मिलीलीटर में, और मास जो अगर हम लेंगे तो वो किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। इस मिलीलीटर को ही स्टूडेंट्स हम सेंटीमीटर क्यूब कह देते हैं, सीसी कह देते हैं। ठीक। V बाय V के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ भी मिलीलीटर है, यहाँ भी मिलीलीटर है, यानी कि हमने सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लिया है और सॉल्यूशन का भी क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। स्टूडेंट्स ये बहुत मतलब कंसेप्ट, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल करते समय काम आएंगी, और एज सच नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में भी आपके काम आना है। तो आप एक ऐसी चीज़ जिसको आपको 2 साल पढ़ना है और वो आपको 2 साल काम आने वाली है, तो आप उसको ध्यान से समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने समझी भी है तो उसको याद करना भी आसान है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने भी आसान है। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स हमारे परसेंटेज की। सेकंड एक और वे है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, और वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें सॉल्यूट के कितना मास है ग्राम्स में, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट ऊपर क्या आ रहा है, ग्राम, नीचे क्या आ रहा है, लीटर, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या बन गई, ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। फिजिक्स में सीखा होगा स्टूडेंट्स आपने कि ग्राम अपॉन लीटर का क्या मतलब होता है, ग्राम लीटर इनवर्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, और वो है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने लीटर है? 1 लीटर है, और उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलैरिटी कहलाएगी। ऑब्वियसली ऊपर क्या आ गया? मोल, नीचे क्या आ गया? लीटर। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या इसको हम सिंपली कैपिटल M भी कह देते हैं। जो स्टूडेंट्स का सिंबल है ना कैपिटल M, वही इसकी यूनिट का भी सिंबल है कैपिटल M। ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स डेफिनेशन की। अब हमें इससे रिलेटेड क्या करने होंगे? न्यूमेरिकल्स करने होंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या देखना होगा? फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स क्या हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन अलग याद करते हैं, फॉर्मूला अलग याद करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि ये इसका फॉर्मूला क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या थी। एक्चुअली स्टूडेंट फॉर्मूले से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं और डेफिनेशन से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और जिस दिन आपको ये सब करना आ जाएगा ना, उस दिन आप ये समझो कि आप अपने आप ही फॉर्मूले लिखने लग जाओगे और अपने आप ही डेफिनेशन देनी सीख जाओगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हुई है सॉल्यूट के मोल की और सॉल्यूशन के वॉल्यूम की। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलैरिटी है। A upon molecular weight into 1000 by V. What is the meaning of A? A is the mass of solute in grams. And MWT का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो इसका मतलब A हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या ये आपको कुछ पढ़ा हुआ नहीं लग रहा? हमने पढ़ा था स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। मोल कंसेप्ट में पढ़ा था स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भाई ये मोलर मास हो गया, ये गिवन मास हो गया। इट मीन्स ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया? मोल्स सॉल्यूट के, क्योंकि मास भी सॉल्यूट का है और मोलर मास भी सॉल्यूट का है। और V कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में है? मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में या सीसी में। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया? सॉल्यूशन। हमने कहा है कि 1 लीटर, तो भैया 1 लीटर है तो हमने तो मिलीलीटर लिए हैं ये, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के दो हिस्से हो गए स्टूडेंट्स। दो हिस्से कौन कौन से हो गए इस फॉर्मूले के स्टूडेंट्स? एक इंटू से पहले वाला और एक इंटू के बाद वाला। ये हिस्सा किसका हो गया? सॉल्यूशन का, और ये हिस्सा किसका हो गया? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का हमने क्या लिए हैं? मोल, और सॉल्यूशन का हमने क्या लिया है? वॉल्यूम। और यही बात हुई थी स्टूडेंट्स, मोल सॉल्यूट के थे और सॉल्यूशन 1 लीटर था। ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म बिल्कुल इससे मिलती जुलती है स्टूडेंट्स, ये है मोलैरिटी, यहाँ R आ रहा है। ये है मोलैलिटी, यहाँ L आ रहा है। इसको हमने कैपिटल M से डिनोट करा, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? यहाँ हमारी डेफिनेशन क्या बन रही थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ हमारी डेफिनेशन क्या बन रही? देखो बहुत मिलती जुलती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही चीज़ है, प्रेजेंट इन 1 ये भी वही है। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, स्टूडेंट्स यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ 1 लीटर यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ 1 किलोग्राम यानी मास की बात हो रही है, यानी ये सॉल्वेंट का मास है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर स्टूडेंट्स हम कंपैरेटिव किसी चीज़ को याद करेंगे ना, तो वो हमें इजीली याद हो जाएगी और समझ में भी आएगी। अब आप देखिए दोनों फॉर्मूलों के बीच में दोनों फॉर्मूले हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं इसको भी किसी कलर से कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब आप देखो स्टूडेंट्स, A अपॉन मोलिकुलर वेट यहाँ है, A अपॉन मोलिकुलर वेट यहाँ है, 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ V है और यहाँ क्या है? B है। V का मतलब वॉल्यूम, B का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमने क्या कर दिया? 1000 ले लिया। ठीक है। मोल्स, A अपॉन मोलिकुलर वेट किसको डिनोट करते हैं? मोल्स को। मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट को। फिर दो हिस्से हो गए स्टूडेंट्स, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा हो गया। यहाँ किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। यहाँ किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की। यहाँ हमने सॉल्यूट के क्या लिए हैं? मोल। यहाँ हमने सॉल्वेंट का क्या लिया? मास। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से। कैपिटल N
डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने कहा था इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मोल्स थे, यहाँ पे मोल्स की जगह पे कौन सा वर्ड आ गया है, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आ गया। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्चुअली नॉर्मलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल किससे मिलती है, मोलैरिटी से मिलती है, विद डिफरेंस कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आए थे और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट हमारी थी मोल पर लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या सिंपली कैपिटल एन। खास बात क्या है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी तीनों के सिंबल भी वही हैं और यूनिट्स भी यही हैं। यही सिंबल यूनिट का है और यही सिंबल इनकी टर्म का है। फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसका फॉर्मूला आपको मोलैरिटी की तरह ही मिलेगा। 1000/V यहाँ है और 1000/V ही यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हुई है और यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात हो रही है। बस मोल्स की जगह पर स्टूडेंट्स हमें क्या लाने, ग्राम इक्विवेलेंट, तो हमने A/ इक्विवेलेंट मास कर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम एक टर्म क्या लेकर आए हैं, इक्विवेलेंट मास। फिर वही दो हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा किसका हो गया, सॉल्यूशन का, और ये वाला हिस्सा किसका हो गया, सॉल्यूट का। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मोलिकुलर वेट तो हमें पता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ मोल कंसेप्ट में। नई टर्म जो आई है ना, वो इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास को डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमें न्यूमेरिकल के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इक्विवेलेंट मास ना स्टूडेंट्स हम किसका निकालेंगे, एलिमेंट का निकालना सीखेंगे, एसिड का निकालना सीखेंगे, बेस का निकालना सीखेंगे, सॉल्ट का निकालना सीखेंगे, आयन का निकालना सीखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इन सब का क्या देखेंगे, इन सब का हम इक्विवेलेंट मास। एक चीज़ कॉमन मिलेगी सब में स्टूडेंट्स, अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा ऊपर, एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा फॉर्मूले में, बेस है तो बेस का मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉल्ट है तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास होगा, आयन है तो आयन का फॉर्मूला मास होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका मास होगा ऊपर। और नीचे स्टूडेंट्स अपॉन में हम क्या देंगे, एलिमेंट है तो अलग अलग टर्म्स आएंगे, एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी ले लेंगे, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी ले लेंगे, बेस है तो उसकी एसिडिटी ले लेंगे, सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स ले लेंगे, आयन है तो उसका चार्ज ले लेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 देखते हैं। अगर हमें एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है, सपोज करो हमें सोडियम का निकालना है, तो हम सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ले लेंगे। सोडियम कौन से ग्रुप का आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप का होता है, लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। तो इसका कितना था एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कितनी थी 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 23/1 यानी 23U आ गया। एसिड में मॉलिक्यूलर वेट लेंगे अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू स्टूडेंट। व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। कोई भी एसिड जितने H+ रिप्लेस करवा सकता है OH नेगेटिव से, यानी कि ईजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एसिड जितनी H+ आयन्स दे सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी। और जनरली स्टूडेंट्स किसी फॉर्मूले में जितने H होते हैं ना वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है जनरली। एक्सेप्शनल केसेस अभी मैं आपको अभी बताऊंगी भी नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे हम। तो कुछ कॉमन से एसिड लिए हैं स्टूडेंट्स जिनके फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए भी थे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सिंपल वे बता रही हूँ स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही। तो यहाँ कितने H हैं, 2, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। यहाँ 1 H है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। यहाँ भी 1 H है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। सपोज करो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो मैं क्या करूँगी, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट लूँगी ऊपर, यानी कि 2 इंटू क्या करूँगी 1 प्लस क्या कर दूँगी 13, 2 प्लस क्या कर दूँगी 4 इंटू 16, यानी कितना कर दूँगी 98 डिवाइडेड बाय कितने H हैं, 2 हैं। 98/2 यानी कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 49 ग्राम इसका या 49U इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अगर तो हम बेस की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे और उसकी एसिडिटी ले लेंगे। सपोज़ करो हमें NOH देखना है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट एसिडिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी बेस जितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है, और जनरली जिसमें जितने OH होते हैं वो उतने ही दे पाता है, तो उसकी एसिडिटी कहलाती है। बेस की होगी एसिडिटी, एसिड की होगी बेसिसिटी। अब NaOH में कितने OH दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? 1। COH होल्ड वाइज में कितने OH दिख रहे हैं? 2। तो इसकी एसिडिटी 1 होगी और इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2 ऊपर मोलर मास। सपोज करो अब मुझे NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालना है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं इसका क्या लूँगी? मोलिकुलर वेट अपॉन इसकी क्या ले लूँगी? एसिडिटी ले लूँगी। तो कितना आ जाएगा ये आपका? 23 + 16 + 1 अपॉन 1, तो ये 40/1 यानी 40 ग्राम आ जाएगा स्टूडेंट्स। जहाँ तक सॉल्ट की बात करेंगे तो स्टूडेंट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैटायन की वैलेंसी ले लेंगे। पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा? कैटायन पे। सपोज करो मैं NaCl की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 23 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5 अपॉन कैटायन कौन है इसमें? Na की वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो ये कितना आ गया आपका? 58.5 अपॉन 1। तो ये इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास आ गया। अगर तो कोई आयन है तो उसका मास ले लेंगे स्टूडेंट्स और अपॉन उसका चार्ज ले लेंगे। सपोज करो मुझे SO4 - 2 देखना है, तो मोल इसका फॉर्मूले का मास देखेंगे। सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 4 × 16 हो गया, अपॉन चार्ज कितना है? 2 / 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी मोलर मास लेंगे अपॉन नंबर ऑफ आयंस गेन और लॉस्ट होंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, कि रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उसको उससे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास को, तो हमारा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। नेक्स्ट ईयर काम आएगा स्टूडेंट्स, इस साल आपको काम नहीं आएगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी रिलेशनशिप्स हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। अगर आपको किसी एसिड की मोलैरिटी दे रखी है, किसी बेस की मोलैरिटी दे रखी है, या किसी सॉल्ट की मोलैरिटी दे रखी है, तो हम डायरेक्टली उसकी नॉर्मलिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर एसिड है तो उसको बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी को, अगर बेस है तो मोलैरिटी को एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्ट है तो मोलैरिटी को वैलेंसी ऑफ कैटायन से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप स्टूडेंट्स आप इजीली निकाल भी सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? सपोज करो मैंने एसिड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो एसिड की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V। ये किसका फॉर्मूला आ गया? मोलैरिटी का। मुझे नॉर्मलिटी का निकालना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। किससे डिवाइड करूँगी स्टूडेंट्स? A अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000/V से। तो 1000/V, 1000/V, A से A, ये सब कैंसिल हो गए, यानी मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास किसके बराबर था स्टूडेंट्स? ये रहा इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो मैं इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दूँगी? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या लिख दूँगी? बेसिसिटी इनटू क्या लिख दूँगी? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बेसिसिटी। तो बताओ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया? बेसिसिटी इनटू क्या आ गई? मोलैरिटी। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट्स। इफ़ अगर हमें मोलैरिटी पता है और हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी पता है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं डायरेक्टली इन फार्मूलाज को यूज़ में ले करके। नेक्स्ट टर्म जो आती है स्टूडेंट्स वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन का मतलब क्या, हम किसी चीज़ को किसी से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे क्या आएगा? मोल का फ्रैक्शन होगा। दो चीज़ों के मोल्स होंगे, डिवाइड होंगे। क्या है स्टूडेंट्स ये? इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, सपोज करो स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ सॉल्ट यानी कि NaCl की, और प्लस क्या बात कर रही हूँ वाटर की। तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब सपोज करो कि 1 मोल तो ये हो गया हमारा और 1 ही मोल ये हो गया हमारा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/1 + 1 यानी 1/2।
ठीक है। टोटल कंपोनेंट्स, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी कंपोनेंट्स है उन सबके मोल से। और अच्छी तरह समझ में आएगा स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसी सॉल्वेंट का निकालना है तो हम उसको डिनोट करेंगे x1 से। x1 इसका सिंबल है। तो x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट सॉल्वेंट भी आ गया, सॉल्यूट भी आ गया, यानी n1 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर स्टूडेंट्स n1 आपके हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और n2 आपके हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन द सेम वे x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n2 अपॉन n1 प्लस n2 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, x1 प्लस x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करते हैं तो 1 आता है। अब देखो स्टूडेंट्स ये यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि जब हम मोल को मोल से ही डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिटलेस हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन करा है ना, बिल्कुल वैसे ही मास फ्रैक्शन होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इट इज़ द रेशो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहाँ मास डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी यूनिटलेस हो जाएगा आपका। अब सपोज करो हमें मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो एक्स ए करेंगे। अभी हमने x1 और x2 करे थे, अब हम XA और XB करेंगे। ये वर्ड x1 और XA किसके लिए आ रहा है, हमारा सॉल्वेंट के लिए आ रहा है, और x2 XB किसके लिए आ रहा है, सॉल्यूट के लिए आ रहा है। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन। वही फार्मूला है स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ n1 अपॉन n1 प्लस n2 किया था, तो यहाँ हम WA अपॉन WA प्लस WB कर देंगे। XB इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WD। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ x1 प्लस x2 1 था, वैसे ही यहाँ XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो WA इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट, WB इज़ द मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है हमारी, वो क्या है, मास परसेंटेज निकालनी है। अगर हमें ए की मास परसेंटेज, तो कैसे निकाल रहे थे, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते थे, 100 करते थे। और ये WA अपॉन WA प्लस WB कौन हो गया, एक्स से, यानी हमने XA को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 100 से। ऐसे ही अगर हमें मास परसेंटेज किसकी निकालनी होती है, B की, तो हम क्या कर देते हैं, XB इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी इसके अंदर आती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ppm। आपने ये ppm वर्ड सुना होगा स्टूडेंट्स। जब पॉल्यूशन दिल्ली में या किसी भी एरिया में ज़्यादा होता है तो वो उस पॉल्यूशन को मेज़र किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। एक्चुअली स्टूडेंट्स एयर में, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर में जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो सॉल्यूट की जब बहुत कम अमाउंट होती है तो हम कंसंट्रेशन की जो यूनिट कंसंट्रेशन की जो वे तरीका जो है, वो हम किस वे में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूट का जो मास है ना, वो 1 मिलियन मास होगा सॉल्यूशन के। ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, यानी सॉल्यूट बहुत कम होता है, कैसे करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद, देखो मास परसेंटेज निकालते थे स्टूडेंट, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ppm की बात करते हैं तो हम 10 की पावर 6 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस टर्म को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मास फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन जो हमने XB पढ़ा था, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 6 से कर देंगे। तो
तो ये स्टूडेंट्स कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स परसेंटेज, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ी थी स्ट्रेंथ, थर्ड नंबर पर हमने पढ़ी मोलैरिटी, फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ी मोलैलिटी, फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो पढ़ा मोल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा मास फ्रैक्शन, और लास्ट में अभी हमने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन। इस तरह से 8 तरीक़ों से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, सिंपल सा है, आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास में मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है यानी x1 x2 है, मास फ्रैक्शन है यानी xa xb है, तो ये इनको हम बेटर मानेंगे किससे, मोलैरिटी यानी कैपिटल M और नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल N से। एक अगर हमारे पास ये सभी तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वी विल प्रिफर मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस एंड मास फ्रैक्शंस इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। वाई? क्योंकि देखो सो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आ रहा था वी का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। और इन फार्मूलों में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मोलैरिटी वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू A अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाई क्या था V, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और टेम्परेचर चेंज होने से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है स्टूडेंट। नॉर्मेलिटी में वही केस है जो मोलैरिटी का है, टेम्परेचर बदला वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी बदल गई। अब सपोज़ करो हमने कोई सॉल्यूशन गर्मियों में बना के रखा लैब के अंदर, ठीक है, तो सर्दियों में उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, टेम्परेचर कम होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रखे रखे सॉल्यूशंस की मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी स्टूडेंट्स कि जो टेम्परेचर के साथ ना चेंज हो। अभी हमने मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इन सब में देखा मासेस की बात हो रही है, और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर हमने गर्मियों में भी सॉल्यूशन बनाया है मोलैलिटी का, मोलैलिटी में ले करके, तो उसकी मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई वी विल प्रीफर दोज टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, those ways of expression in which there is no involvement of volume, because if there is volume it will change with temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज मैंने कंसंट्रेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आती होगी। So thank you for watching the video students. Stay home, stay safe and do study.